हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 18 को। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, जिसमें कि हम मुख्य रूप से कवर करेंगे जीके जीएस को। तो चलिए शुरू करते हैं, चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने, यहाँ पर आपको ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता से संबंधित। ऑप्शन नंबर एस यहाँ पर से हो जाएगा। अगर हम बात करें प्राचीन, सबसे प्राचीन यानी कि पुराना सभ्यता कौन सी थी, तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो सबसे पुराना सभ्यता था। अगर ये भी आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना सभ्यता कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जो है ये सबसे क्या है, सबसे पुराना सभ्यता। यहाँ पर आपसे पूछा हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे था, तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एस यहाँ पर सही हो जाएगा। अजी नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना। अगर हम बात करें कि जैन परंपरा के पहले तीर्थकर कौन थे, तो ये आपका थे ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ऋषभदेव जो है ये क्या थे, तो ये जैन धर्म का जो है संस्थापक थे। कौन से, ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म का संस्थापक। तो जैन धर्म के अनुसार जो पहले तीर्थकर भी कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अजी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो देश में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये बिहार में स्थित है, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि महाबोधि मंदिर या महाजागृति मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार के गया जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, यहाँ पर आपको ये बताना है हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुआ था 1647 ईस्वी में। कब हुआ था, 647 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 647 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर एस यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है आपका थोड़ा अच्छे लेवल का है, थोड़ा हाई लेवल का है, तो आपको जो है बिल्कुल इरिटेट नहीं होना है। ये जो है काफी अच्छे प्रश्न को जो है इसमें हम शामिल किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है महमूद गजनवी के साथ आने वाला प्रथम प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि महमूद गजनवी के साथ जो आने वाला प्रथम इतिहासकार थे ये कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर इसकी हम बात करें तो ये था अल-बरूनी। कौन था, अल-बरूनी था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो है ये 11वीं सदी में आए थे भारत। कब आए थे, ये 11वीं सदी में जो है भारत आए थे। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये बताना है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो अगर हम बात करें कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि गुलाम वंश का संस्थापक जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इसका जो है संस्थापन यानी स्थापना इसका कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1206 में। कब हुआ था, 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापना किया गया थी। गुलाम वंश का स्थापना किया था किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें गुलाम वंश जो है, अगर हम गुलाम वंश जो यहाँ पर लिखा हुआ, अगर यहाँ पर गुलाम वंश ना देकर के आपको ये भी यहाँ पर दिया जा सकता है ममलू वंश। क्या दिया रहेगा, ममलू वंश भी यहाँ पर दिया जा सकता है, चूंकि दोनों का जो मीनिंग होता है वो एक ही व्यक्ति का जो है यहाँ पर संबोधित होता है। इसे गुलाम वंश जो है, सॉरी व्यक्ति नहीं, ये गुलाम वंश जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ममलू वंश भी यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। यार 7 नंबर आप सभी के सामने, यहाँ पर आपको ये बताना है बाबर ने तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी। तो बताइए दोस्तों कि यहाँ पर जो है बाबर ने तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 7 नंबर पे अगर हम इसकी बात करें कि बाबर ने तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो ये आपका लिखा गया था तुर्की भाषा में। किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। आज ये नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, इसमें से आपको यहाँ पर बताना है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो बताइए कि प्लासी का युद्ध मैदान जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना था। अगर हम बात करें प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ, तो ये कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। कब है, नदिया जिले में स्थित है, जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें कि युद्ध जो है ये कब हुआ था, प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था, अगर ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 23 जून 1757 को। कब हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, जो कि भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, यहाँ पर आपको ये बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये था जॉर्ज थुले। कौन था, जॉर्ज थुले था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हुआ। इसने जो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब किया था, 1888 में इन्होंने जो है इलाहाबाद
अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, कौन किया था? तो ये जॉर्ज थूले ने किया था। और ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, ये रहा 10 नंबर। बिना टाइम गवाए जो है फटाफट करते चलना है ताकि आपका टाइम भी बचा रहे, क्योंकि टाइम जो है आपके लिए बहुत कीमती है। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर को आपको यहाँ पर बताना है कि इसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम बात करें कि किसी बिस्मार्क के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, तो बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो और साथ में अगर हम बात करें कि वल्लभ भाई पटेल को जो है ये लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस रूप से जाना जाता है? क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को जो है किस नाम से, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, ये भी जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, यहाँ पर आपको ये बताना है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन देश में प्रस्तावित किया गया था, ये कब जो आरंभ किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना कब प्रारंभ किया गया था। तो बताइए कि महात्मा गांधी जो नारा दिए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब दिया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये दिया गया था आपका 1942 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर एक्यूरेट की बात करें कि ये कब दिया गया था, किस मंथ में, तो ये दिया गया था आपका 14 जुलाई 1942 को दिया गया था। कब दिया गया था? 14 जुलाई 1942 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो ये जो है हिंद स्वराज की अगर बात करें कि ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखा था। ऑप्शन नंबर 20। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ की अगर हम बात करें कि ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये भी लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। और ये जो महात्मा गांधी ने जो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखी थी, जो लिखे थे, ये कब लिखा गया? तो जब इंग्लैंड से अफ्रीका जाने के दौरान, इंग्लैंड से चूंकि जब ये अफ्रीका जा रहे थे, तो उस टाइम जो इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बता। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, या तो ऐसा रहेगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कलपक्कम में, कहाँ है? कलपक्कम में। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही जाएगा। भारत जो है परमाणु, अगर बात करें कि भारत जो है प्रथम परमाणु अनुसंधान, भारत में प्रथम परमाणु अनुसंधान ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था आपका तारापुर में। कहाँ किया गया था? तारापुर में, जो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये जो भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान जो केंद्र स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कलपक्कम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा जो है परमाणु यानी कि ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा ये कहाँ पर उत्पादित की जाती है, तो ये किया जाता है फ्रांस में। ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा परमाणु, चूंकि ये आपको जानना चाहिए कि विश्व लेवल पर जो रहता है वो भी पूछा जाता है कि अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो परमाणु ऊर्जा प्राप्त किया जाता है वो किस देश में किया जाता है, तो वो फ्रांस में किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कहाँ पर? ये कलपक्कम में किया जाता है। अगर बात करें कि प्रथम परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये तारापुर में। तारापुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, कुछ इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 17 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी कि 17 डिग्री से कम तापमान 100 डिग्री यहाँ पर सेंटीग्रेड होगा, तो 17 डिग्री से कम तापमान यानी 100 डिग्री से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। किसमें पड़ती है? तो ये चावल में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि चावल भारत में सबसे ज्यादा, अगर पूरा विश्व की बात करें कि चावल सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाया जाता है, तो ये चीन में। अगर हम पूरा मतलब वो अगर बात करें कि चावल अनुसंधान संस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह है आपका मनीला में। कहाँ है? मनीला में स्थित है। ठीक है, मनीला में। और मनीला क्या है? तो ये फिलीपींस का क्या है? कैपिटल है। अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ पर उगाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। अगर पूरे विश्व की बात करें कि चावल जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाया जाता है, तो ये चाइना में। और चाइना के बाद किसका स्थान आता है? तो ये आता है इंडिया का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से कम का तापमान एवं 100 डिग्री से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। किसमें पड़ती है? तो ये चावल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, यहाँ पर आपको ये बताना केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम बात करें केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर सी त्रिवेंद्रम में। कहाँ पर? सॉरी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ पर? कटक में स्थित है। कहाँ पर है? कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भारत जो है 90%, चूंकि यहाँ पर चावल अनुसंधान संस्थान है, और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि भारत जो व्यापार करता है, या 90% ये कहाँ से करता है? समुद्री मार्ग के द्वारा भारत का व्यापार किया जाता है। तो इसको भी यहाँ पर आपको जो है याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
16 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना, भारत का वो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5 भाग को संभालता है। कुल यातायात का 5 भाग को क्या करता है, संभालता है। ये भारत का कौन सा जो है बंदरगाह है। तो अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाए तो ये आपका मुंबई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 5 भाग को संभालने वाला कौन सा है, तो ये भी आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। और ये जो है फैक्ट आपको यहाँ पर 90% क्या बताया अभी हम कि 90% जो होता है व्यापारी मार्ग से जो है यहाँ पर भारत में किया जाता है, समुद्री मार्ग से यहाँ पर व्यापार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, वायुमंडल में ओजोन की परत, वायुमंडल में ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो वायुमंडल में चूंकि क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और ये O से अभिक्रिया करके क्या करता है, O3 का निर्माण करता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल में क्या बोलते हैं, इसको ओजोन परत के नाम से जानते हैं, जो सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और हमारे त्वचा तक यानी कि हमारे तक पहुंचने से वो क्या करते हैं कि वहीं पर छान लेते हैं, जिसके कारण कैंसर की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन का अणु का क्या होता है, यहाँ पर संयोजन होता है, जो क्या कहता है ओजोन परत का निर्माण करता है। अगर बात करें ओजोन परत का प्रतिदिन क्या हो रहा है कि नष्ट होते जा रहा है, तो ये किसके कारण से होते जा रहा है, ओजोन परत का नष्ट जो होता है, तो ये CFC के कारण, किसके कारण, CFC के कारण, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता जाता है, नष्ट होते जा रहा है, जिसके कारण की ओजोन परत में क्या होते हैं, छेद हो जाते हैं, जिसके कारण वहां से पराबैंगनी किरणें सीधे त्वचा पर पड़ती है और त्वचा कैंसर का जो उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, तो बताइए कि भूचाल का अपकेंद्र जो होता है ये क्या होता है। तो अगर बात करें भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, तो ये होता है पृथ्वी की सतह पर वो बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, ये क्या होता है कि भूचाल का अपकेंद्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें भूकंप के ठीक ऊपर, जहाँ पर भूकंप क्या होता है कि उत्पन्न होता है, उसके ठीक ऊपरी केंद्र को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ये भी पूछा जाता है कि जहाँ पर भूकंप की समस्या उत्पन्न होती है उसके ठीक ऊपरी बिंदु को हम किस नाम से जानते हैं, तो अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भूचाल अपकेंद्र जो है ये क्या है, तो भूचाल अपकेंद्र के पृथ्वी की सतह पर वो बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि भूचाल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है। तो अंकलेश्वर जो किस लिए जाना जाता है ये आपको यहाँ पर बताओ। तो अगर हम अंकलेश्वर की बात करें तो ये तेल के लिए विख्यात है। किसके लिए, तेल के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है अंकलेश्वर, तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, तो ये गुजरात में स्थित है अंकलेश्वर, जो कि पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें कि पेट्रोलियम के लिए कौन कौन से क्षेत्र भारत में जाना जाता है, तो ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा जो ये तेल के लिए फेमस है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें कि अंकलेश्वर जो है, सबसे ज्यादा नहीं है, अगर हम बात करें कि अंकलेश्वर जो है ये किस लिए जाना जाता है, तेल के लिए जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और ये जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर इस प्रकार से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम बात करें कि लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये मलयालम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप के जो लोग हैं वहाँ पर कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये मलयालम वहाँ पर बोला जाता है लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बता रहे। तो जम्मू और कश्मीर को जो जोड़ती है ये सबसे लंबा अगर राष्ट्रीय मार्ग की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका NH44 हो जाएगा, क्योंकि नेशनल हाईवे जो है ये NH44 के द्वारा जो जम्मू से और कश्मीर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में सड़कों की कुल लंबाई की अगर बात करें हम कि सबसे जो है, अगर बात करें कि भारत में अगर पूरा सड़क की अगर लंबाई की अगर बात करें कि लगभग कितना होता है, तो ये 34 लाख किलोमीटर होता है। कितना होता है, 34 लाख किलोमीटर अप्रोक्स जो ये होता है। तो ऑप्शन स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का बालक बालिका अनुपात जो ये सबसे कम है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि किस राज्य का जो है सबसे बालक बालिका अनुपात जो कम है। तो ये हरियाणा का है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, यहाँ पर आपको ये बताना है 23 नंबर, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। तो नहीं होती है, तो ये जो है कैसे कौन से स्थान पर नहीं होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वकील के रूप में उनको काम करने का अधिकार यानी अनुमति नहीं दिया जाता है। तो वो किस प्रकार के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम बात करें तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में जिससे कि वो सेवानिवृत्त हुआ है वहाँ पर उसको जो है वकील करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें उच्च न्यायालय का जो गठन होता है, तो उच्च न्यायालय के गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये भी पूछा जाता है। तो ये होता है अनुच्छेद 214 के तहत जो है उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग सदस्य को हटाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो लोक सेवा आयोग को हटाया जा सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है 317 के अंतर्गत जो है संविधान के अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग को हटाए जाने की क्या क्या वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष की अगर बात करें, लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है और सदस्य जो होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर कुछ इस प्रकार से धन विधेयक कहां पर पुनः स्थापित किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। अगर हम बात करें धन विधेयक कहां पर पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है पुनः, ठीक है। और ये 14 दिनों तक जो है किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा कि कहां पर किया जा सकता है, तो ये जो है धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान के संशोधन से प्राप्त है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम बात करें पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक जो दर्जा प्राप्त है, ये संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया है। तो ये दिया गया है 73वां जब संशोधन हुआ था, संविधान में जब 73वां संशोधन हुआ था तो पंचायती राज संस्थाओं को क्या किया गया था, तो यहाँ पर जो है इसको दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, क्योंकि ये संविधान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर 27 नंबर में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना 18, चूंकि पहले जो मतदान करने की आयु, वोट देने की आयु थी वो 18 वर्ष थी, लेकिन अब कितना किया गया है, तो ये 21 वर्ष से कितना किया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये कब किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1989 में ऐसा कर दिया गया, ठीक है। तो जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या किया गया, 21 साल से जो है वोट देने की आयु जो है वो कितना कर दिया गया, तो वो जो 1989 में 61वां जब संविधान संशोधन हुआ तो वहां पर 21 से कितना 18 कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो अगर बात करें भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी ये इंदिरा गांधी थी। कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें पूरे विश्व की भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये श्रीमाओ भंडारनायके थी। कौन थी, श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके थी, जो कहाँ की थी, ये श्रीलंका की थी। कहाँ थी, श्रीलंका की जो सर्वप्रथम ये प्रधानमंत्री थी। कौन थी, श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके जो थी ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री। तो अगर हम भारत की बात करें कि भारत का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ। तो ये कब पारित हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 74वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो यहाँ पर क्या हुआ कि नगर पालिका विधेयक पारित हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर कुछ इस प्रकार से राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति, अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर अगर शपथ लेते हैं तो उसके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो है कम से कम जो है यहाँ पर 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष। और इसके लिए कुछ शर्त कंडीशन है, जो कि वह अगर कोई राज्यपाल के पद पर अगर वो सहायक होना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो वो जो है भारत का क्या होना चाहिए, सर्वप्रथम वो नागरिक होना चाहिए, उसका उम्र जो है कम से कम कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। और वो संविधान मंडल का संसद जो है नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संविधान मंडल या किसी भी संविधान मंडल या संसद का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। और वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो पागल और ये दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर वो तापमान क्या है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर क्या होते हैं, समान होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम बात करें कि वो पाठ्यांक कौन से, तो ये -40 डिग्री जो होता है ये क्या होता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर क्या होते हैं कि दोनों पर ये जो है इसका सेल्सियस पैमाना जो होता है क्या होता है कि 40 डिग्री को अगर हम ऐड करते हैं, क्योंकि हमको जाना है, अगर मान लेते हैं कि हमको एफ से कहाँ पर जाना है, सी पर जाना है, तो अगर हमको फ़ारेनहाइट से अगर सेल्सियस पर जाना है तो 273 हम क्या करेंगे, किसी भी मान में घटाएंगे। अगर हमको सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में जाना है तो क्या करेंगे, 273 को हम ऐड करेंगे। तो अगर हम 40 में अगर 273 को ऐड करेंगे, 40 में 273 को अगर घटाएंगे तो दोनों के पैमाने पर क्या होगा कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर क्या होगा, तो समान हो जाएगा, यानी कि 40 पर समान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर में कुछ इस प्रकार से कि जब दर्पण को क्या पूछा जा रहा है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश परावर्तित किया जाता है तब परिवर्तन क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना कि जब किसी दर्पण से
कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन क्या होता है, यानी उसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं, तो इसके आयाम में परिवर्तन हो सकते हैं। क्या होते हो सकते हैं, तो इसके आयाम में परिवर्तन हो सकते हैं। आयाम क्या होता है, तो ऐसे ऐसे करके जो कर्व लाइन होता है इसमें क्या होता है कि दो श्रृंगों के बीच के दूरी जो होता है यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके आयाम में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो अगर हम बात करें कि डेसिबल से क्या मेजर किया जाता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि डेसिबल से क्या हम मापते हैं। तो डेसिबल से क्या मापते हैं, हम ध्वनि को मापते हैं। क्या मापते हैं, ध्वनि को जो है किसके द्वारा मापा जाता है, ध्वनि को। तो ये जो है डेसिबल में इसको रीड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर हो जाएगा कि वायुमंडल में उपस्थित जो ध्वनि की मात्राएं होती है उसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये जो है नापा जाता है, इसको ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, प्रकाश वर्ष एक एकक है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसका एक एकक है। तो प्रकाश वर्ष जो ये दूरी का सबसे बड़ा, अगर बात करें कि सबसे बड़ा जो है ये दूरी का मापांक कौन सा होता है, तो ये प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्या करता है कि दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 9.46। कितना हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर अगर हम बात करें एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 होता है। कितना होता है, 3.2 प्रकाश वर्ष होता है। तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर में यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश को क्या किया जाता है, कि जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि कोई भी, चूंकि जब कोई जल रहता है तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है प्लस में सर्वप्रथम उसका जो फ़ारेनहाइट, सॉरी वहाँ पर क्या होता है कि सेल्सियस जो होता है वो क्या होता है कि प्लस में रहता है। उसके बाद वो क्या होता है कि जब उसको हम ठंडा करते हैं तो वो माइनस में धीरे धीरे चल जाता है। तो वहाँ पर जब 0 डिग्री पर पहुँचता है तो वहाँ पर क्या होता है कि बर्फ जमना क्या होता है कि प्रारंभ हो जाता है। और जब हम यहाँ से 0 से जैसे हम -4 तक जाते हैं तो इसके बीच में क्या होता है कि इसका घनत्व जो है काफ़ी अधिक हो जाता है। और जब बर्फ वो 4 डिग्री जैसे वो क्रॉस करती है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका जो बीच में रिक्त स्थान, यानी कि जब आप बर्फ, यानी कि आप बर्फ देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसके बीच में काफी रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, उसका आयतन धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो यानी कि 0 से जैसे हम 4 तक, -4 तक जैसे पहुंचे, चूंकि माइनस में जाएंगे तभी बर्फ का निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि 0 से जैसे हम माइनस में जाते हैं तो 4 तक जैसे जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जल का घनत्व जो है काफी अधिक हो जाता है। और 4 के बाद क्या होता है कि फिर वो जो है उसका घनत्व कम होने लगता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हम देखते हैं कि किसमें इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर एक सार रूप से बढ़ती है तो गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि पहले बढ़ती है उसके बाद फिर कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर हो जाएगा। चूंकि 4 डिग्री -4 डिग्री तक जब पहुंचती है तो वहाँ पर क्या होता है कि घटता है, उसके बाद फिर क्या होता है, बढ़ना प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ये रहा 36 नंबर। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो अगर हम बात करें 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, ये सभी को पता होना चाहिए कि ये कितना होता है, 0.01 mm होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये बताना, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी होती है। तो मान लेते हैं कि अगर 100 ग्राम मक्खन लेते हैं, 100 ग्राम सेब लेते हैं और 100 ग्राम पनीर और 100 ग्राम चीनी लेते हैं, तो सबसे ज्यादा किस में जो है अधिकतम कैलोरी क्या है, तो ये ऊर्जा का मात्रा का, शरीर के जो हमारे शरीर के अंदर जो कैलोरी होते हैं उसको हम किस में, सॉरी ऊर्जा जो होता है उसको हम कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा किस में जो है ऊर्जा मिलेगा, तो इसमें मक्खन में मिलेगा। और मक्खन क्या है, एक प्रकार का वसा के अंतर्गत आपका आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, बसा के। और बसा में क्या होता है कि सबसे ज्यादा कैलोरी का मान जो है होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसी मिलता है हमको, वसा से। अगर आपको शीघ्र ऊर्जा चाहिए तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अगर आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो वहाँ पर क्या होगा, वसा। और वसा से क्या होता है कि अचानक ऊर्जा नहीं मिलता लेकिन मिलते रहता है। तो अगर वसा की बात करें तो 1 ग्राम अगर वसा में बात करें कि 9.33 जो है ये केजी कैलोरी जूल होता है। कितना होता है, 9.3। सबसे ज्यादा किस में होता है, तो वसा में होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर एस यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ता है। 30 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस की अगर बात करें तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या होता है, इसका शुद्ध की अगर बात करें तो N2 होता है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा। आज ये नेक्स्ट पास 40 नंबर, पीतल की मिश्र धातु किसकी होती है। तो पीतल जो होता है ये जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा कि पीतल जो होता है किसका मिश्र धातु होता है, तो तांबा और जस्ता की। और एक पूछा जाता है कि गन मेटल जो ये किसका मिश्र धातु होता है, ये भी पूछा जाता है कि गन मेटल जो है ये किसका मिश्र धातु होता है। तो ये होता है तांबा जस्ता टीन। क्या होता है, ये तांबा जस्ता और टीन का मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि ये जो है तो तांबा जस्ता और टीन का क्या होता है, मिश्र धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ता है। 40 में प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक तो CH4 यानी कि मीथेन होता है, जो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इतने प्रश्न आज लेकर के आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि कोई नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन जाए तो आप आसानी से चीजों को सीख जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ